अब हम देखने वाले हैं द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो कि 1948 का है। अब ये बेसिकली ईएसआई से जुड़ा हुआ है और लॉट ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट ईएसआई, तो ये उसी के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ का जो स्टेट इंश्योरेंस यानी कि जो गवर्नमेंटल इंश्योरेंस होता है उसकी यहाँ पे बात की जाती है। अब है क्या कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, लाइफ में पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कब कैसे क्या हो जाए। तो इसके लिए हर एक आदमी को इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं तो इंश्योरेंस के तरफ जो लोगों का मतलब एटीट्यूड है वो एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है। मतलब मैक्सिमम लोग हमारे देश में इंश्योरेंस नहीं लेते हैं या फिर वो सोचते हैं कि इंश्योरेंस लेकर के क्या ही हो जाएगा, हम बिना इंश्योरेंस के भी इतने दिन तक तो जी ही रहे थे, बट तो आगे भी थोड़ा और जी लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ये उनका यहाँ पे थॉट प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इंडिया में मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। बट इसका जो खामियाजा है वो उन्हें अच्छे से भुगतना पड़ता है। जब कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट वगैरह अगर कुछ हो जाए तो फिर उस सिचुएशन में जो है उनके पास कुछ रहता नहीं है, सारी जीवन भर की सेविंग्स चली जाती है और फिर उसके बाद जो पैसा हॉस्पिटल का बिल है वो तुम देते रहो। तो ये जो इंश्योरेंस है ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए, बट वो लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि दे आर वेरी मच इग्नोरेंट। हमारे देश में तो सभी लोगों का यही रहता है कि भाई जब तक आपदा आती नहीं तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। हम लोग इसमें विश्वास रखते हैं कि वो जो एक यहाँ पे कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम यहाँ पे क्योर करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उसको यहाँ पे प्रिवेंट करना हमारा किसी भी तरीके से ये नहीं रहता है। तो वो चीज़ ताकि ना हो, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो जो जितना यहाँ पे कम पढ़ा लिखा होता है या फिर जो जितना मतलब क्या बोलते हैं जो उतना ज़्यादा नहीं नॉलेज उसके पास में रहता है, उसके केस में ये हम और ज़्यादा देखते हैं कि वो बंदा इन इंश्योरेंस सारी चीज़ों से बहुत दूर रहता है। ही इज़ नॉट एट ऑल, मतलब उसको मन ही नहीं करता कि भाई मैं इंश्योरेंस लूँ। तो सरकार ये नहीं चाहती है क्योंकि लेबर लॉज में मैक्सिमम जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेबर तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, अगर बात करते हैं उनके मैनेजर्स की भी तो वो भी कुछ खास ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उनको इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता होता है, और अगर पता भी होता है तो वो लोग इंश्योरेंस की तरफ कोई बहुत ज़्यादा अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से जब कोई बहुत बड़ा घटना हो जाता है तो उनको अच्छा खासा यहाँ पे पैसा खर्चा करना पड़ता है और उनका जो अच्छा खासा है वो लोग अफेक्टेड होते हैं। तो ताकि ये चीज़ ना हो इसके लिए सरकार ने 1948 में ही ये एक्ट यहाँ पे इनैक्ट कर दिया था, जिसके तहत कोई भी फैक्ट्री में काम करने वाला हर एक आदमी यहाँ पे सोशली इंश्योर्ड रहेगा, यानी कि उसके पास एक सोशल इंश्योरेंस रहेगा, जिसकी वजह से अगर उसके लाइफ में कभी भी कुछ भी यहाँ पे गलत होता है तो उसको यहाँ पे ये ना मतलब ही शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू सो मच ऑफ हरासमेंट एंड मतलब उसके साथ कुछ गलत ना हो। अगर गलत हो भी जाए तो वो अपने लिए उसका कंपनसेशन कर सके। अब इसके लिए पैसा तो अच्छा खासा यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो सरकार ने ये स्कीम खुद से लाया था, जिसके तहत होता क्या है कि एक मतलब ईएसआई फंड होता है, उस ईएसआई फंड में थोड़ा सा पैसा सरकार देती है, थोड़ा सा पैसा वो आदमी देता है जिसको कि वो इंश्योरेंस चाहिए, और थोड़ा सा पैसा जो उसका एम्प्लॉयर है वो देता है। और ये सब मिल करके एक ईएसआई यहाँ पे मतलब ये सब मिल करके यहाँ पे एक ईएसआई फंड को जन्म करते हैं। और जब भी किसी आदमी के साथ अगर उसको इंश्योरेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ से पैसा ले करके आराम से जो अपना इंश्योरेंस का काम है वो यहाँ पे कर सकता है। सो यही इस एक्ट का मेन चीज़ है कि सोशल लेवल पे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सभी को एक इंश्योरेंस मिल सके, वो लोग इंश्योर्ड हो सके कि हाँ उनके लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ा कोई अगर फाइनेंशियल यहाँ पे क्राइसिस आता है तो वो लोग उससे अच्छे तरीके से यहाँ पे जूझ सके। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इस एक्ट को यहाँ पे बनाया गया था। सो अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में, या फिर एक सेकेंड उसके पहले एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड ठीक है। इसमें तो बेसिकली जो हमारा
प्रोसीजरल पोर्शन है वही इसमें ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉरपोरेशन अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी एंड कॉरपोरेशन अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। मतलब बेसिकली ये जो एक्ट होते हैं उसको गवर्न करने के लिए ये कॉरपोरेशन एक ईएसआई कॉरपोरेशन होता है जो कि बेसिकली ईएसआई का सारा गवर्नेंस वगैरह करता है, एंड उसी के अंदर में एक स्टैंडिंग कमिटी होती है जो कि उसका मेन रेगुलेशन वगैरह यहाँ पे करती है। तो अगर हम बात करते हैं डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉरपोरेशन अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में हमें बताना है। अगर हम कॉरपोरेशन है यहाँ पे और स्टैंडिंग कमिटी है, तो सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट provides for the establishment of employee state insurance corporation by the central government for administering of the employee state insurance schemes in accordance with the provisions of the act. Such corporation shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the name. मतलब बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ESIC को इस्टेब्लिश करती है जिसका काम इसको रेगुलेट करना होता है, और ये जो है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। मतलब जो भी सारे फीचर्स किसी कंपनी के पास में होते हैं, यानी कि कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, स्यू एंड बी स्यूड, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सारा इसके ऊपर में भी अप्लाई होता है। तो सेक्शन 3 बेसिकली यहाँ पे बात करता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी, और ये इसका काम होगा यहाँ पे सारा इंश्योरेंस स्कीम्स को यहाँ पे देखना। ठीक है, और ये जो कॉरपोरेशन होता है ये एक कॉरपोरेट बॉडी की तरह इसके पास सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो रहते हैं। अब द कंपोजिशन ऑफ द ESIC, ये जो सेक्शन 4 में बताया गया है कि अ चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अ वाइस चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मैक्सिमम 5 पर्सन्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 पर्सन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द स्टेट्स इन विच द एक्ट इज इन फोर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड, 1 person appointed by the central government to represent the union territories, 10 persons representing employees appointed by the central government in consultation with recognized organization of employees, 10 persons representing employees appointed by central government in consultation with a reorganized, अच्छा ये तो दोबारा हो गया यहाँ पे, 2 persons representing the medical profession appointed by the central government in consultation with recognized organization of medical practitioners, 3 members of the parliament of whom 2 are in the 2 are from लोक सभा and 1 from राज्य सभा, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्स ऑफिशियो। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी अपॉइंटमेंट वगैरह है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो यहाँ पे एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, फिर 5 ऐसे मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंटेड होते हैं, फिर एक आदमी होता है जो कि यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है जो कि यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, 2 होता है जो कि एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करता है, और 2 आदमी होते हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन से होते हैं, यहाँ पे 3 MPs होते हैं और एक डायरेक्टर जनरल। अब ये बहुत बड़ा लिस्ट है बट फिर भी इसको याद करना पड़ेगा, दैट इज़ नो अदर वे जिससे कि हम इसको स्किप नहीं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये जो चेयरमैन होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट करती है, वाइस चेयरमैन भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट करती है, जो यहाँ पे इसके अलावा 5 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट करती है, एक पर्सन सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि सारे स्टेट्स जहाँ पे ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल है वहाँ पे सारे स्टेट्स मिल करके एक आदमी को अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहाँ पे 10 आदमी होते हैं जो कि ये एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे ये करते हैं, मतलब जो लोग यहाँ पे काम दे रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पर्सन होते हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन से होते हैं, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे 3 MLA होते हैं जिसमें से 2 लोकसभा से यानी एक राज्यसभा से और एक डायरेक्टर जनरल। तो कुल मिला के यहाँ पे 9 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें बात करते हैं अब स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पे ये क्या होता है, तो स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली उसका ये जो ESIC होता है उसको और ज़्यादा इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया था। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अब स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन होगा, तो यहाँ पे एक चेयरमैन रहता है, 3 और मेंबर्स रहते हैं,
3 members of the corporation representing such state government, 8 members elected by the corporation as follows: 3 members among the members of corporation representing employers, 3 members from among the employees, 1 member from among the representing medical profession, MP belonging to the corporation, the director जनरल। ठीक है, तो बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी में भी बहुत सारा सिमिलैरिटी होता है। यहाँ पे एक चेयरमैन होता है, ठीक है, जो कि वहाँ पे भी था। वहाँ पे एक वाइस चेयरमैन भी था, बट यहाँ पे कोई वाइस चेयरमैन नहीं होता है। वहाँ पे 5 नॉर्मल मेंबर्स थे, बट यहाँ पे 3 नॉर्मल मेंबर्स हैं। वहाँ पे एक मेंबर था जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। वहाँ पे एक मेंबर था जो कि सारे स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 8 मेंबर्स होते हैं अलग से इनके अलावा, जिसमें से जो 3 मेंबर्स होते हैं वो एम्प्लॉयर्स को दिखाते हैं, फिर और 3 मेंबर्स एम्प्लॉयज़ को दिखाते हैं। एक मेंबर मेडिकल से रहता है, एक एमपी रहता है और एक डायरेक्टर जनरल रहता है। अब यहाँ पे जो एमपी है वो एमपी बेसिकली राज्यसभा का या लोकसभा का होगा, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो स्टैंडिंग कमेटी के केस में एक चेयरमैन, यहाँ पे बात करें तो 3 अलग मेंबर्स, फिर 3 मेंबर्स जो कि कॉरपोरेशन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 3 मेंबर्स होंगे जो कि एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 मेंबर्स होंगे जो कि एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, एक मेंबर होगा जो कि मेडिकल प्रोफेशन से होगा, एक एमपी होगा और एक डायरेक्टर जनरल होगा। मतलब बेसिकली जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम यहाँ पे 3 ही होते हैं और एक मेंबर मेडिकल प्रोफेशन से। तो ये एक बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी और कॉरपोरेशन के बीच का जो यहाँ पे डिफरेंस है उसको ये यहाँ पे दिखाता है। नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कम विद द परव्यू ऑफ द अबव एक्ट, मतलब ईएसआईसी जो है वो ईएसआईसी कौन कौन से इसके ऊपर में, मतलब कौन कौन से ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे ईएसआईसी अप्लाई करता है। सो द ईएसआई एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल नॉन सीजनल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन। नॉन सीजनल फैक्ट्रीज का मतलब जो फैक्ट्रीज हमेशा परमानेंट बेसिस पे ही यहाँ पे काम करते हैं, जिनका काम 12 महीना होता है। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर सीजन में बस एक फैक्ट्री जैसी लगा दी, उसमें लोगों को काम करवा लिया, नहीं। जो परमानेंट फैक्ट्रीज हैं जो जिसमें कि 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसको यहाँ पे लिया गया है। Now the state governments have extended the coverage under section 1 of the 5 to शॉप्स, मतलब दुकान भी होगा, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर्स, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट, private medical institutions, educational institutions, and to contract and casual employees of municipal corporation, municipal bodies employing 10 or more persons in the certain states or UTs where state government is the appropriate government. The central government has extended the coverage under section 5 of the shops, hotels, restaurant, motor transport इस्टेब्लिशमेंट, सिनेमा इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर्स, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट्स। मतलब बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जितने भी तरीके के इस्टेब्लिशमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे भी 10 या ज़्यादा लोग हमेशा 12 महीना यहाँ पे काम करते हों, वहाँ पे ये एक्सटेंड होता है। मतलब बेसिकली चाहे वो दुकान हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, सिनेमा हॉल हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे ये एक्सटेंड करेगा। और अगर कोई बेसिकली एंड टू कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल एम्प्लॉयज़ ऑफ म्यूनिसिपल, और अगर कोई म्यूनिसिपल बॉडीज़ है तो म्यूनिसिपल बॉडीज़ में भी जो है अगर 10 से ज़्यादा लोग वहाँ पे अगर काम कर रहे हैं तो उस केस में भी ये जो एक्ट है वो उनके ऊपर में अप्लाई होगा। ठीक है, तो खैर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बेसिकली ये बहुत ही एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बहुत लंबा इसमें बातें बताई गई है। ठीक है, नाउ स्टेट द लॉ रिलेटिंग टू रेजिग्नेशन, सेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कॉरपोरेशन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज द मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन एंड स्टैंडिंग कमिटी आर डिस्क्वालिफाइड। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन कैसे यहाँ पे होता है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एज पर सेक्शन 11 ऑफ a member of the corporation, the standing committee or the medical benefit council may resign his office by in writing to the central government and his seat shall fall vacant on the acceptance of the resignation by that government। मतलब अगर
रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो वो अपने हिसाब से वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मतलब लिख करके सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देगा रेजिग्नेशन का जो ये कहा जाता है नोटिस, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट को ये सही लगता है कि हाँ इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो फिर उसका जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाएगा। तो ये तो रेजिग्नेशन का था जो कि आदमी खुद से करता है। फिर बात करते हैं सेजेशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप अपने आप कैसे खत्म हो जाएगा। सो एज पर सेक्शन 12 अ मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन द स्टैंडिंग कमिटी और द मेडिकल बेनिफिट सेल सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द बॉडी इफ ही फेल्स टू अटेंड 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स देयर ऑफ। मतलब स्टैंडिंग कमिटी का मीटिंग या फिर कॉर्पोरेशन के मीटिंग में कोई भी मेंबर अगर 3 या उससे ज़्यादा अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में नहीं आता तो फिर उसका जो मेंबरशिप है यहाँ पे सीज कर जाएगा। वाई? बिकॉज जब तुम 3 मीटिंग्स में नहीं आ रहे हो तो इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस। इफ यू आर नॉट सीरियस तो तुमको लेकर के यहाँ पे फायदा क्या है। However, the corporation, the standing committee or the medical benefit council may subject to the rules made by the central government restore him to membership. But हाँ अगर उसको यही लगता है कि हाँ जेन्युइन कारण था तो उसको रिस्टोर किया जा सकता है। Further, if in the opinion of the central government any person appointed or elected to represent employers, employees or the medical profession on the corporation, the standing committee or the medical benefit council, as the case may be, has ceased to represent such employers, employees or the medical profession, the central government may by notification in the official gazette declare that with effect from a specified date such person shall cease to be a member of the concerned authority। मतलब अगर अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को, फिर एम्प्लॉयज़ को, फिर मेडिकल प्रोफेशन, इन सब का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि इन सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि ये लोग सिर्फ यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, असली में इनको कोई रिप्रेजेंटेशन से मतलब नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन ये लोगों को भी यहाँ से हटाया जा सकता है। नाउ अ मेंबर ऑफ द अथॉरिटी हु इज फ्रॉम द आइदर द लोकसभा और द राज्यसभा शैल सीज टू बी अ मेंबर ऑन बिकमिंग अ मिनिस्टर और अ स्पीकर और अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द मेंबर में ऑल्सो सीज व्हेन ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो एमपी है, यहाँ पे हमने देखा था कि दोनों जगह पे एमपीज रहेंगे, कमेटी में 1 एमपी और काउंसिल में 3 एमपीज। तो जैसे ही वो एमपी अपना मतलब एमपी का जो 5 साल का जो उसका ये होता है टेन्योर होता है वो जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो उस केस में वो एमपी भी और ज़्यादा मतलब वो एमपी भी उसका भी मेंबरशिप यहाँ पे सीज कर जाएगा। और अगर वो एमपी मिनिस्टर बन जाता है या फिर वो स्पीकर बन जाता है या फिर वो डेप्यूटी स्पीकर बन जाता है देन इन दैट केस ही कैन नॉट बी अ मेंबर एनी मोर। वाई? बिकॉज जब तुम वहाँ पे ये बन गए हो स्पीकर या फिर कोई मिनिस्टर वगैरह बन गए हो देन वो ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल काम है, तो वो काम को यहाँ पे करने के लिए यू कैन बी गिवन अ पीरियड। मैं तुमको अब यहाँ पे तुम कैसे यहाँ पे टाइम दे पाओगे। सो दैट इज़ द रीज़न उसको भी वहाँ से ये उसका जो मेंबरशिप है वो सीज यहाँ पे हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम सीजेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं तो कोई भी आदमी अगर यहाँ पे 3 मीटिंग्स के लगातार 3 मीटिंग्स में नहीं आता है देन इन दैट सिचुएशन जो उसका मेंबरशिप है वो यहाँ पे सीज कर जाएगा। ठीक है, द मेंबरशिप विल सीज। इसके अलावा अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है एंड वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, बस अपने यहाँ पे मौज मस्ती कर रहा है, तो उसका भी जो पोजीशन है, उसका भी जो ऑफिस है वो भी यहाँ पे, उसका भी जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे सीज कर जाएगा। और अगर कोई एमपी है तो वो एमपी का जैसे टेन्योर ख़त्म होता है तो उसका भी यहाँ पे जो सजेशन है वो हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से जैसे अगर वो कोई मिनिस्टर या स्पीकर या फिर चेयरमैन बन जाता है देन इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी द सेम थिंग। इसके बाद अगर बात करते हैं डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, सो एज पर सेक्शन 13 अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चोजन एज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब ये उसको डिसक्वालीफाई कब होगा, तो अगर वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है उस केस में, अगर वो इनसॉल्वेंट हो जाता है उस केस में, इफ़ ही हैज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय हिमसेल्फ और हिज पार्टनर एनी इंटरेस्ट इन सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद और एनी वर्क बीइंग डन फॉर द कॉर्पोरेशन एक्सेप्ट एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और एज अ शेयर होल्डर नॉट बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। मतलब अगर उसका कोई इंटरेस्ट आ जाता है, बेसिकली यहाँ पे ये उसकी बात कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो अगर उसका कोई भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट आ जाता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, मान के चलो कि किसी भी इसके ऊपर में, जैसे मान के चलो एक आदमी था जो कि एम्प्लॉयर्स को यहाँ पर ये करता था, रिप्रेजेंट करता था, बट अब ये जो
ईएसआई जो यहाँ पे ये लाने वाला है, अब जो ईएसआई काम कर रहा है तो वो काम उसी के फील्ड में है। अब जैसे कोई सिनेमा हॉल का ये है, सिनेमा हॉल इज़ रिगार्डेड, मतलब सिनेमा हॉल के ऊपर में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर में अब ये एक्ट अप्लाई होगा। तो उस केस में जो लोग सिनेमा हॉल से हैं उन लोगों को यहाँ से डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाता है। मतलब अगर उसका कोई इंटरेस्ट आ जाए, जिस चीज़ के ऊपर में ईएसआई लागू होने वाला है उसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है तो भी वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और अगर वो कोई ऑफेंस कर देता है, वो अगर किसी के साथ कुछ गलत कर देता है, देन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ही विल बी बेसिकली, उसको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय कंट्रीब्यूशन और शॉर्ट नोट ऑन कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ईएसआई में बेसिकली क्या होता है कि एक ईएसआई फंड होता है, उस फंड में सभी के सभी लोगों को, मतलब जो भी यहाँ पे है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, उन दोनों को यहाँ पे पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और थोड़ा पैसा जो है यहाँ पे सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कैसे होगा वही यहाँ पे बताया गया है। सो कंट्रीब्यूशन मीन्स द सम payable to the corporation by the principal employer in respect of an employees and includes any amount payable or by or on behalf of the employee in accordance with the provisions of this act। मतलब जो भी पैसा यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कॉरपोरेशन को देना पड़ता है और उसी के साथ साथ कोई भी पैसा अगर कोई एम्प्लॉई दे रहा है या फिर उसके बिहाफ में दिया जा रहा है तो वो भी इसके अंदर में आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये जो पैसा होता है ये ईएसआई कॉरपोरेशन के ही पास में रहता है। अगर किसी, अब जैसे तुम अगर कहीं पे काम करते हो तो जितने दिन वहाँ पे काम करोगे उतने दिन का तुम्हारा जो ईएसआई होता है उसका पैसा जमा होता रहता है। अब ये जो पैसा है ये कहाँ जमा होता है, ये कॉरपोरेशन के पास में ही यहाँ पे उसको जमा किया जाता है। और जब तुम नौकरी छोड़ दोगे तो वो जो, अब तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि तुमको वो पैसा विड्रॉ करना है या फिर नहीं करना है। बहुत केसेस में ये होता है कि अगर तुम कहीं पे छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पे नौकरी ले रहे हो तो फिर वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कंट्रीब्यूशन बेसिकली मीन्स दैट अमाउंट, वो पैसा जो कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, एम्प्लॉयज़ के लिए वो पैसा उसको देना है। और अगर कोई भी पैसा, बहुत केसेस में अगर किसी एम्प्लॉई को भी यहाँ पे देना पड़े या उसके बिहाफ पे भी अगर कोई और दे दे तो वो भी इसी के अंदर में आता है। द कंट्रीब्यूशन इज़ अ डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी payable by both the employer and the employee as per the situation to the corporation। मतलब बेसिकली दोनों मिल करके जो पैसा देते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं। Now the rates, while usually prescribed by the government, are not set in stone and are subject to change. Rates defined by the government are mostly set as the unit standard for the contribution payable by the employer. Failure to pay contributions by the employer will make him liable to pay an interest of 12%। अब ये जो पैसा है ये कितना देना है ये बेसिकली हमें नहीं जानना है, क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। टाइम टू टाइम जो ईएसआई रेट वगैरह होता है वो यहाँ पे चेंज होता रहता है। सो दैट इज़ द रीज़न हमें वो ईएसआई रेट नहीं देखना है। बट हाँ, अगर वो पैसा ठीक टाइम पे कॉर्पोरेशन के पास में जमा नहीं किया जाता है तो जो एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर के ऊपर में यहाँ पे इंटरेस्ट भी उससे लिया जाएगा, एम्प्लॉय से नहीं लिया जाएगा। द कंट्रीब्यूशंस हैव टू बी पेड एट सच रेट्स एज मे बी prescribed by the central government. The wage period in relation to an employee shall be the unit in respect of which all contributions shall be payable। और जो वेज पीरियड होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब जैसे वेज पीरियड के बाद हम लोग को उसको पैसा दे देना पड़ता था, ठीक उसी तरीके से वेज पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद हमको यहाँ पे उसको ये जो कंट्रीब्यूशन है वो भी दे देना पड़ता है। The contributions payable in respect of each wage period shall ordinarily fall due on the last day of the wage period, and when an employee is employed for part of the wage period or is employed under two or more employees during the same wage period, the contribution shall fall due on such days as may be specified in the regulation। मतलब जैसे ही वेज पीरियड यहाँ पे ख़त्म होता है तो वेज पीरियड के ख़त्म होते ही कंट्रीब्यूशन देने का जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर कोई एम्प्लॉयर है जो कि वेज पीरियड के बीच में काम करता है, मतलब वो बीच में अगर वो काम छोड़ दे या फिर वो अगर आदमी या फिर वो किसी 2-3 जगहों पे भी साथ में अगर वो काम कर रहा है, तो क्योंकि एम्प्लॉई एक ही है बट एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में जो भी है वो रेगुलेशंस के हिसाब से बता दिया जाएगा। बेसिकली हमें इतना ही याद रखना है कि वेज पीरियड के हिसाब से यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन को पे करना पड़ता है। नाउ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे कंट्रीब्यूशंस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जो भी आदमी यहाँ पे
मतलब किसी को नौकरी पे रख रहा है वही यहाँ पे पैसा पहले देता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द principal employer to pay in respect of every employee, whether directly employed by him or by or through an immediate employer, both the employer's contributions and the employee's contribution. However, he can recover from the employee not being an exempted employee the employee's contribution by deduction from his wages and not otherwise. Further, section 40 provides that the principal employer has to bear the expenses of remitting the contributions to that corporation. According to section 39(5) of the act, if any contribution payable is not paid by the principal employer on the date of which such contribution has become due, he shall be liable to pay simple interest at the rate of 12% per annum at such higher rate as may be specified in the regulations till the date of its actual payment. However, according to provision to subsection 5 of section 39, higher interest specified in the regulations should not exceed the lending rate of interest charged by any scheduled bank. It may be noted that any interest recoverable as stated above may be recovered as an area of land revenue or under newly introduced section. मतलब बेसिकली जो भी मतलब यहाँ पे जो ये होता है, जो पैसा होता है वो सारा का सारा एम्प्लॉयर ही यहाँ पे देता है अपना कंट्रीब्यूशन। मतलब जो एम्प्लॉयर मतलब देखो क्या होता है कि एक यहाँ पे फंड बनाया जाता है और उसी में एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा देता है एंड एम्प्लॉई भी कुछ पैसा देता है। अब मेनली दोनों ही पैसा एम्प्लॉयर ही यहाँ पे पहले दे देता है। एम्प्लॉयर ही अपने हिस्से का भी और एम्प्लॉई के हिस्से का भी जो पैसा है वो पहले यहाँ पे दे देता है। बट अगर बाद में एम्प्लॉयर को ये लगता है कि ये पैसा मतलब मुझे जो पैसा मैं एम्प्लॉई के बिहाफ पे दे रहा हूँ वो मुझे उससे रिकवर करना चाहिए, तो वो उससे उसका वेजेस में से काट करके वो पैसा दे सकता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि यहाँ पे इतना का ESI कट जाएगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि उतना पैसा जो कि ESI के लिए काटा जा रहा है वो पैसा एम्प्लॉयर ने पहले ही एम्प्लॉई के बिहाफ पे दे दिया है। एंड सिंस उसको ये लगता है कि भाई मैं ही सिर्फ क्यों इसके लिए पैसा दूँ, उसको भी कुछ देना चाहिए, तो वो उससे वो पैसा यहाँ पे काट लेता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और जो भी पैसा आपको जमा करने के लिए खर्चा होता है वो एम्प्लॉयर ही यहाँ पे देता है। इसके बाद अगर ये पैसा ठीक टाइम पे नहीं दिया गया तो 12% का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे लगाया जाएगा। बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो इससे भी हायर इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। बट लेंडिंग मतलब एक शेड्यूल्ड बैंक नॉर्मली जो रेट लगाएगा उससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं लग सकता। फिर है रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इमीडिएट एम्प्लॉयर। अब अगर वो नहीं देता, सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हु हैज़ पेड कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉई एम्प्लॉयड बाय और थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर इज entitled to recover the amount of contribution so paid from the immediate employer either by deduction from any amount payable to him by the principal employer under any contract or as debt payable by the immediate employer. However, the immediate employer is entitled to recover the employee's contribution from the employee employed or by or through him by deduction from wages and not otherwise. The immediate employer is required to maintain a register of employees employed by or through him as provided in the regulations and submit the same to the principal employer before the settlement of amount payable. He is not required to have separate account with ESI. मतलब बेसिकली जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिसने कि यहाँ पे एम्प्लॉई के बिहाफ पे जो पैसा दे दिया है या फिर बाय और थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर या फिर किसी भी मतलब उसने या तो खुद से पैसा दे दिया है या फिर इमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू। मतलब अब जैसे मान के चलो मैं 2 कंपनीज में काम करता हूँ, तो जिस कंपनी का मैं मेन यहाँ पे जिस कंपनी ने मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयर जिस कंपनी के पास मैं सबसे ज़्यादा काम या फिर मेन जो मेरा एम्प्लॉयर है वो भी अगर पैसा यहाँ पे दे देता है या फिर वो एक इमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू मतलब किसी भी तरीके से अगर एक एम्प्लॉयर यहाँ पे पैसा दे रहा है तो ये जो पैसा है वो उस दूसरे एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉई से भी यहाँ पे रिकवर कर सकता है आइदर बाय डिडक्शन फ्रॉम एनी अमाउंट पेबल टू हिम बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एज डेब्ट पेबल टू द इमीडिएट एम्प्लॉयर। मतलब 2 बातें यहाँ पे बोली गई है। मान के चलो मैं यहाँ पे एक कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, तो वो एक कंपनी जो है वो मेरा ESI का पैसा वो वहाँ पे पे कर देती है और वो बाद में वो पैसा मुझसे यहाँ पे रिकवर कर लेती है, ठीक है। तो ये तो खैर एक नॉर्मल बात है। बट अगर मैं यहाँ पे 2 कंपनीज के पास में काम करता हूँ, अब दोनों हो सकता है कि दोनों कंपनीज जो है वो सेपरेटली मेरा ESI का पैसा दे रही हो, तो उसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा दोनों ही कंपनीज मेरे यहाँ से काट सकती है। बट इफ़ इन केस ऐसा है कि मैं 2 कंपनीज में काम करता हूँ और 2 कंपनीज में से सिर्फ एक ही कंपनी जो है वो मेरा पैसा
दे देती है, ठीक है, वो मेरा ईएसआई का पैसा यहाँ पे भर देती है। अब वो जो कंपनी जो कि यहाँ पे पैसा भर रही है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और जो जिसके बिहाफ पे भरा जा रहा है, जैसे मैं तो 2 कंपनी में काम कर रहा हूँ बट कंपनी तो एक ही पैसा दे रही है, मतलब एक ही कंपनी पैसा दे रही है, तो उस केस में जो दूसरी कंपनी है उसे हम लोग कहते हैं इमीडिएट एम्प्लॉयर, ठीक है। अब बेसिकली अगर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के भी बिहाफ पे अगर वो पैसा दे देती है तो वो पैसा भी वो उससे रिकवर कर सकती है, जो कि डिडक्शन के थ्रू या फिर बेसिकली किसी भी तरीके से सेटलमेंट के थ्रू ये यहाँ पे उसको यहाँ पे किया जा सकता है। बट अगर एक इमीडिएट एम्प्लॉयर है जो कि एम्प्लॉई से पैसा ले रहा है, मतलब अगर ये पैसा मैं अपने एम्प्लॉई से ये कर रहा हूँ, डिडक्ट कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ मैं वेजेस में से ही यहाँ पे काट सकता हूँ। मतलब बेसिकली अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ एंड मैंने अपने एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉयर का जो पैसा था जो कि उसे देना चाहिए था वो मैंने दे दिया, तो वो पैसा मैं उसे ले सकता हूँ, बट वो पैसा मैं एक डिडक्शन या फिर किसी भी तरीके से मैं उसको सेटल करवा सकता हूं। बट जो पैसा मैंने एम्प्लॉई के बिहाफ पे दिया था वो पैसा सिर्फ और सिर्फ मैं एम्प्लॉई से एज अ वेज डिडक्शन, ये मतलब मोड जो है वो सिर्फ वेज डिडक्शन ही होगा, यानी कि एम्प्लॉई का पैसा जो भी मैं दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ वेज डिडक्शन की ही बेसिस पे हो सकता है। इसका जो प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह है वो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पैसा दिया कैसे जाएगा। सो सेक्शन 43 प्रोवाइड्स फॉर द कॉरपोरेशन टू मेक रेगुलेशंस फॉर पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन पेएबल अंडर दिस एक्ट एंड सच रेगुलेशंस, मतलब बेसिकली वो पेमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई रेगुलेशन वगैरह बनाना पड़ा जिसमें कि और स्पेसिफिक कुछ बातें अगर देनी हो तो वो भी यहाँ पे दी जा सकती है। द मैनर एंड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब पैसा यहाँ पे कब दिया जाएगा। द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय मीन्स ऑफ अधेसिव और अदर स्टैम्प्स अफिक्स्ड टू और इम्प्रेस्ड अपॉन बुक्स कार्ड्स और अदरवाइज रेगुलेटिंग द मैनर, मतलब बेसिकली कोई स्टैम्प वगैरह स्टैम्प ड्यूटी के भी तहत यहाँ पे वो पैसा दिया जा सकता है। फिर बेसिकली ये हमें यहाँ पे देखना नहीं है, रेगुलेशन बनाने का जो पावर है वो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 43 के थ्रू हमने ये दे दिया है। अब वो किस किस चीज़ों पे रेगुलेशन बना सकता है तो ये एक बहुत ही बड़ा लिस्ट है, इसको याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैंडिंग कमिटी अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। व्हाट आर द पावर्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटी अंडर ईएसआई एक्ट, मतलब ईएसआई एक्ट के तहत जो भी यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटी है उसका क्या पावर होता है। सो द स्टैंडिंग कमिटी हैज़ टू एडमिनिस्टर अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड मे एक्सरसाइज एनी ऑफ द powers and perform any of the functions of the corporation subject to general superintendence and control of the corporation. The standing committee acts as an executive body for administration of employee state insurance corporation, मतलब employee state insurance corporation जो है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी है, वो बस ऊपर ऊपर से देखती है, बट मेन जो एग्जीक्यूशन का काम होता है वो इस कमिटी के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। तो जो कमिटी है उसका जो मेन है इट हैज़ टू एडमिनिस्टर अफेयर्स ऑफ द कॉरपोरेशन, मतलब कॉरपोरेशन का सारा काम वो देखती है और उसी के साथ साथ कॉरपोरेशन का अगर कोई काम है, मतलब कॉरपोरेशन जो काम कॉरपोरेशन को करना चाहिए था वो काम भी यहाँ पे वो कर सकती है। बट ये जनरल सुपरिटेंडेंस, मतलब जो भी कॉरपोरेशन है उसके निगरानी में यहाँ पे होगा। कोई भी कमेटी अपने मन मुताबिक कॉरपोरेशन को जो काम करना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं कर सकती है। नाउ द स्टैंडिंग कमिटी विद इट्स पावर्स डिफाइंड इन सेक्शन 18 शैल एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द कॉरपोरेशन एंड मे एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स एंड परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन व्हाइल ऑथराइज्ड अंडर द जुरिसडिक्शन। द स्टैंडिंग कमिटी शैल सबमिट फॉर द कंसिडरेशन एंड डिसीजन ऑफ द कॉरपोरेशन ऑल सच केसेस एंड मैटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस मेड इन दिस बिहाफ। And the standing committee also in its discretion may submit any other case or matter for the decision of the corporation, मतलब कॉरपोरेशन को सारे डिसीजन के लिए मैटर्स वगैरह देना वो सारा भी उसका यहाँ पे काम होता है। ऑल टुगेदर कोई बहुत बड़ा इसका फंक्शन नहीं है। स्टैंडिंग कमिटी कॉरपोरेशन का सारा काम करने का जो पावर है उसके पास में है, और वो लेकिन ये जो काम होगा वो उसके जुरिसडिक्शन या फिर उसके सुपरिटेंडेंस में ही यहाँ पे किया जाएगा। फिर एग्जामिन द प्रोसीजर फॉर सप्रेशन ऑफ कॉरपोरेशन एंड स्टैंडिंग कमिटी। अब सप्रेशन क्या होता है? इफ इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द कॉरपोरेशन और द स्टैंडिंग कमिटी persistently makes default in performing the duties imposed on it by or under this act or abuses its powers, the
government may by notification in the official gazette supersede the corporation or in the case of the standing committee supersede in consultation with the corporation the standing committee। मतलब अगर कॉरपोरेशन या फिर कमिटी कोई अपना काम अगर ठीक से नहीं करता है तो उसका जो काम है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सुपरसीड कर सकती है, मतलब उसका जो काम है वो अपने हाथों में ले सकती है। बट प्रोवाइडेड दैट बिफोर इशूइंग अ नोटिफिकेशन एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड जो है वो उन सभी को यहाँ पे दिया जाना चाहिए कि जो तुमने यहाँ पे किया है उसके तहत जो हम यहाँ पे सुपरसीड करने की बात कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो भी वो लोग कहते हैं उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। एंड अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ अ नोटिफिकेशन सुपरसीडिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑल मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी एज द केस में बी शैल एज फ्रॉम द डेट ऑफ सच पब्लिकेशन बी डीम टू हैव। जैसे ही उसका कॉर्पोरेशन और कमिटी को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर लेती है तो इन दोनों का जो मतलब ये दोनों के अंदर में जो भी मेंबर्स थे उन सभी मेंबर्स का जो ऑफिस है उसे वैकेंट मान लिया जाएगा। नाउ व्हेन द स्टैंडिंग कमिटी हैज़ बीन सुपरसीडेड अ न्यू स्टैंडिंग कमिटी शैल बी इमीडिएटली कंस्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 8। अब जो स्टैंडिंग कमिटी होती है वो मेन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो स्टैंडिंग कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी को अगर सुपरसीड किया जाता है तो उसका जो काम है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सुपरसीड करते ही हमें एक नया स्टैंडिंग कमिटी वहाँ पे बनाना पड़ता है। नाउ व्हेन द कॉर्पोरेशन हैज़ बीन सुपरसीडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट में इमीडिएटली अपॉइंट और कॉज टू बी अपॉइंटेड न्यू मेंबर्स टू द कॉर्पोरेशन इन अकॉर्डेंस। हाँ, और जब कॉर्पोरेशन सुपरसीड होती है तो न्यू मेंबर्स जो है वो जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा और स्टैंडिंग कमिटी भी उतनी जल्दी बनाई जाएगी। इन इट्स डिस्क्रिप्शन अपॉइंट सच एजेंसी फॉर सच पीरियड एज इट मे बी थिंग्स फिक्स टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड सच एजेंसी शैल बी कंपीटेंट टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। और अगर कॉर्पोरेशन को यहाँ पे सुपरसीड किया जा रहा है तो सबसे पहली बात कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को रिप्लेस करने का जो काम है वो यहाँ पे वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करेगी और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ये जो कॉर्पोरेशन का काम करने का जो पावर है वो उसको दे सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज अ फुल रिपोर्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन एंड द सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू सच एक्शन शैल बी लेड डाउन बिफोर पार्लियामेंट एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एंड इन एनी केस नॉट लेटर दैन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन सुपरसीडिंग। और जैसे ही यहाँ पे मतलब जो भी ये सब काम होगा उन सभी कामों में जो भी मतलब एक रिपोर्ट वगैरह एक अच्छी खासी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे बनाई जाएगी और ये जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के पास में लाया जाएगा नॉट लेटर दैन 3 months, मतलब 3 महीने के अंदर में ये जो रिपोर्ट है कि क्यों ये कॉर्पोरेशन और कमिटी को सुपरसीड किया गया इसका रिपोर्ट्स जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पार्लियामेंट के सामने लाना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द स्टैंडिंग कमिटी occurs when there is a persistent failure to perform the duties prescribed to both parties. In such a case, the central government by a notification in the official gazette take the place of the corporation and with the consultation of the corporation can take place of the standing committee. The separation of the corporation will take place by rendering all the seats of the corporation previously occupied by the members as vacant. In the case of standing committee, a new one shall be constituted immediately as per section 8 of the ESI Act. मतलब वही सारी बातें यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में रिपीट करके बोली गई है। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे अगर बात शॉर्ट नोट्स के बारे में तो इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है? जिस पर्सन को इंश्योरेंस मिल चुका है एज पर द ESI एक्ट। So it means a person who is or was an employee in respect of whom contributions are or were payable under the act and who is by reason thereof entitled to any of the benefits provided under this act। मतलब एक पर्सन जो होता है वो एक ऐसा आदमी होता है जो कि या तो अभी है या तो वो पहले था, या तो अभी उसके लिए कंट्रीब्यूशन आ रहा है या पहले उसके लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता था। एंड हु बाय हिज रीजन देयर ऑफ एंटाइटल्ड टू एनी ऑफ द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। मतलब बेसिकली इंश्योर्ड पर्सन हम उस आदमी को कहते हैं जो कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉई है। अब या तो वो एम्प्लॉई अभी है या तो वो पहले भी अभी रह चुका है, या फिर जिसके लिए पहले या अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर कोई आदमी जो कि ना ही एम्प्लॉय है एंड ना ही वो यहाँ पे
ये करता है, मतलब बेसिकली ना ही उसके लिए अब कोई कंट्रीब्यूशन आता है, बट फिर भी अगर इस एक्ट के तहत उसको किसी भी तरीके का बेनिफिट वगैरह अगर मिलना चाहिए तो वो भी एम्प्लॉई, वो भी इंश्योर्ड पर्सन ही कहलाएगा। एज फॉर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़, दे आर कवर्ड और एंटाइटल्ड अंडर द ESI एक्ट व्हेन दे अर्न लेस देन ₹21,000 पर मंथ एंड ₹25,000 इन द केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब कोई भी आदमी अगर 21,000 रुपया से जो है वो यहाँ पे कम कमाता है नॉर्मल आदमी, और 25,000 रुपया से वो अगर कम कमाता है जो कि है एक डिसेबल्ड आदमी, तो उसको ESI के तहत पैसा मिलता है। द वर्कर कंट्रीब्यूट्स 1.7% ऑफ द सैलरी वाइल द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 4.75। मतलब ये थोड़ा सा अभी का रेट है। प्लीज नोट दैट दिस रेट्स आर रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दीज वर्कर्स हुज डेली एवरेज वेज इज अप टू ₹50 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू द ESI फंड। हाँ, और जो बहुत अब यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। एक, अगर कोई आदमी एक दिन का 50 रुपया भी या उससे कम कमाता है तो उसको ESI एक्ट में कोई भी कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इंश्योर्ड पर्सन यहाँ पे कौन है? जो आदमी या तो अभी किसी एस्टैब्लिशमेंट का एम्प्लॉई है, या वो पहले रह चुका है, या फिर जिसके लिए अभी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, या पास्ट में कभी भी आ चुका है, या फिर अगर इन दोनों में से भी कोई नहीं है और अगर उसको इसके तहत यहाँ पे कोई बेनिफिट वगैरह भी अगर उसे मिलना है तो भी वो इंश्योर्ड पर्सन के ही अंदर में आएगा। अब जिस आदमी का सैलरी 21,000 रुपया से कम है उसको ESI के तहत जो कवरेंस है वो मिलती है, और जिसका 25,000 से कम है, यानी कि अगर कोई विकलांग आदमी है तो उसके लिए ये जो लिमिट है ये 25,000 तक यहाँ पे कर दी जाती है। और जो रेट है अभी 1.75% है जो कि एम्प्लॉई देगा, और जो एम्प्लॉयर है वो 4.75% देगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं स्टैंडिंग कमिटी का, तो स्टैंडिंग कमिटी इज द statutory executive organ of the corporation. The members are drawn from the main body of the corporation by nomination and election. मतलब वो जो मेन मेंबर्स थे उन्हीं में से कुछ मेंबर्स इसमें एक करके जो कमेटी है वो बनाया जाता है। Now the nominated members include 3 members each of the central government and state government. Further 3, अब ये तो इसका एक कंपोजिशन के बारे में बात की जा रही है जो कि हम लोग देखते ही हैं। स्टैंडिंग कमिटी इज वेस्टेड विद द पावर टू एडमिनिस्टर। अभी जो कॉरपोरेशन है इसका सारा काम यहाँ पे ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसी को एडमिनिस्टर करने के लिए इसे बेसिकली यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है। अब इसके बाद आता है डिपेंडेंट के बाद। तो डिपेंडेंट यहाँ पे कौन है? हु इज़ अ डिपेंडेंट? डिपेंडेंट मतलब जो कि किसी के ऊपर में डिपेंडेड हो। अब ये जो बेसिकली हाँ, जो डिपेंडेंट है, अब जैसे अगर कोई मान लो कोई एम्प्लॉई यहाँ पे काम कर रहा है एंड वो अगर उसकी मौत हो जाती है तो फिर जो ESI का पैसा है वो सारा का सारा पैसा उसके नॉमिनेटेड पर्सन को मिलेगा। बट अब ये नॉमिनेटेड पर्सन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट यहाँ पे कौन हो सकता है? तो एक विडो, a legitimate or adopted son who has not attained the age of 25 years, an unmarried legitimate or adopted daughter। मतलब उसकी बीवी जो है वो हो सकती है, उसका जो बेटा है या फिर या तो वो उसका अपना बेटा हो या फिर वो उसका अडॉप्टेड बेटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट वो 25 साल से कम उम्र का होना चाहिए, और उसका बेटी भी हो, वो कोई भी हो, वो भी डिपेंडेंट के अंदर में आ सकती है। मतलब उसकी जो विधवा औरत होगी वो भी यहाँ पे आ सकती है। इसी के तहत उसका बेटा आ सकता है, चाहे वो उसका अपना बेटा हो या फिर अडॉप्टेड बेटा हो, और लेकिन ये बेटा 25 साल से कम उम्र तक का होना चाहिए। और डॉटर के केस में कोई भी डॉटर आ सकती है, उसमें कोई 25 साल का कोई उसमें लिमिट नहीं है। अब एक विडोड मदर, मतलब जो यहाँ पे देखो मम्मी को तो नॉर्मली नहीं मिलना चाहिए, बट अगर मदर जो है वो यहाँ पे विडोड है, मतलब क्या बोलते हैं, किसी का अगर पापा नहीं है तो उस सिचुएशन में जो मदर है उसको भी यहाँ पे मिल सकता है। इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अ लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन और डॉटर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स एंड इज इन्फर्म। मतलब अब अगर कोई भी आदमी यहाँ पे होली डिपेंडेंट है किसी भी आदमी के ऊपर में, मतलब अगर कोई यहाँ पे होली डिपेंडेंट है तो
a legitimate adopted son or daughter who has attained the age of 25 years and is infirm, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट था तो उस केस में एक लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन या फिर डॉटर जिसका 25 साल का उम्र यहाँ पे हो चुका है, इफ होली और इन पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम हिज डेथ, अ पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, मतलब यहाँ पे दो बातें बोली गई है, या तो वो पूरे तरीके से उसके ऊपर में डिपेंडेंट था या फिर वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर में डिपेंडेंट था। तो अगर वो थोड़ा बहुत ही डिपेंडेंट है तो उस केस में उसकी विधवा बीवी, फिर उसके लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, लेकिन बेटे के केस में 25 साल का उम्र, डॉटर कोई भी हो लेकिन उसमें कोई उम्र का बात नहीं है, और विडोड मदर इसमें आ जाएगी। अब अगर बात करते हैं होलली डिपेंडेंट होने का, मतलब उस इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर में जो आदमी पूरे तरीके से डिपेंडेंट था, तो उस केस में अगर बात करते हैं तो जो उसका बेटा है वो और उसकी बेटी, बट इसमें 25 साल का जो है वो इसमें लगा दिया गया है। एंड इफ ओनली और इन पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट हिज डेथ, तो अ पेरेंट अदर देन विडोड मदर, मतलब बेसिकली अगर वो आदमी के ऊपर में लोग यहाँ पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट थे तो उसमें एक विडोड मदर नहीं आएगी। अ माइनर इलेजिटिमेट सन, मतलब जो बेटे का यहाँ पे 18 साल का उम्र पूरा नहीं हुआ है, अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर और डॉटर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड और इलेजिटिमेट इफ मैरिड एंड माइनर और इफ विडोड एंड अ माइनर। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, इसको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान मत दो। एक माइनर लेजिटिमेट सन मतलब जो बेटा उससे मतलब बहुत ये है, जो बेटा ये है माइनर है वो उसके अंदर में आएगा, वो चाहे उसका मतलब अडॉप्टेड भी हो। एंड अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर मतलब एक ऐसी बेटी जो कि उसकी खुद की बेटी नहीं है, अडॉप्टेड बेटी है बट उसकी शादी नहीं हुई है, और अ डॉटर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड, और अ डॉटर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड, या फिर लेजिटिमेट डॉटर और अडॉप्टेड डॉटर भी इसी में आएगी। एंड इलेजिटिमेट इफ मैरिड, और अगर उसकी इलेजिटिमेट इफ मैरिड एंड माइनर, और इफ विडोड एंड अ माइनर, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ दो। अ माइनर ब्रदर एंड एन अनमैरिड सिस्टर और अ विडोड सिस्टर इफ अ माइनर, अ विडोड डॉटर इन लॉ। हाँ, अगर देखो बेसिकली जो भी यहाँ पे बच्चे की बात की जा रही है वो अगर माइनर होता है तो उस केस में उसको ये पैसा यहाँ पे मिल जाएगा अगर वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट थे। अ विडो डॉटर इन लॉ मतलब अगर मेरी जो बहू है वो पूरे तरीके से यहाँ पे विडोड है तो वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकती है। अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन मतलब बेसिकली मेरा कोई पहले से ही बेटा मर गया था तो उसका अगर कोई माइनर बेटा है तो उसको यहाँ पे मिलेगा। अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर मतलब मेरी एक बेटी थी जो कि पहले मर चुकी है और उसी का एक माइनर बच्चा यहाँ पे है जिसका अब कोई माँ बाप नहीं रहा। मतलब बेसिकली अगर कोई भी आदमी यहाँ पे होलली डिपेंडेंट हो जाता है तो उसके केस में जो ज़्यादा यहाँ पे जिसके लिए ज़रूरी है उसको ये पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। खैर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आए तो उसको स्किप कर देना। अब बात करते हैं वेजेस के बारे में कि वेजेस यहाँ पे हम लोग किसको बोलेंगे कि ये उसका वेजेस है जिसके तहत ESI उसे दिया जाएगा। So wages means all remuneration paid or payable in cash to an employee if the terms of contract of employment expressed or implied were fulfilled and includes any payment to an employee in respect of any period of authorized leave, lockout, strike which is not illegal, or layoff and other additional remuneration if any paid at intervals not exceeding 2 months but does not। मतलब बेसिकली किसी भी तरीके का पैसा जो कि एक आदमी को यहाँ पे मिलना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और इसी के साथ साथ कोई भी पैसा जो कि छुट्टी का पैसा है, लॉकआउट का पैसा है, स्ट्राइक का पैसा है, उसका भी अगर कोई पैसा वगैरह उसे मिल रहा है तो वो भी उसे दिया जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी पैसा अगर उसे हम लोग दे रहे हैं तो वो सारा का सारा पैसा यहाँ पे वेजेस के अंदर में आ जाता है। एंड अदर एडिशनल रेम्यूनरेशन इफ़ पेड, और इसके अलावा कुछ अगर एडिशनल भी पैसा उसे दिया जा रहा है तो वो भी उसे यहाँ पे दिया जाएगा। पेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स मतलब 2 महीनों के अंदर में ये सारा पैसा दिया जाना चाहिए। बट डज नॉट इंक्लूड एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और अंडर दिस एक्ट। मतलब कोई भी पैसा जो कि एक पेंशन के तहत अगर किसी बंदे को दिया जा रहा है तो वो वेजेस में नहीं आएगा। एनी ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें नहीं आएगा।
सम पे टू द पर्सन एम्प्लॉय टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, मतलब बेसिकली जो महंगाई भत्ता होता है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ग्रेचुइटी वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा। सो वेजेस इंक्लूड अदर एडिशनल रेम्युनरेशन पेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 2 months वेजेस। इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन ईच केस वेदर सेल्स कमीशन एंड इंसेंटिव, इस खैर उतना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली वही मेन बात है कि वेजेस मतलब वो सारा पैसा जो कि उसे या तो दिया जा रहा है या फिर उसे दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें वो सारे पैसे भी आते हैं जो कि छुट्टी वगैरह के लिए यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और ये सारा पैसा उसे 2 महीना में अंदर में दे दिया जाना चाहिए। और पेंशन फंड या फिर जो भी उसे यहाँ पे परक्विजिट्स मिलता है वो सब उसमें नहीं आएगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉई के बारे में, जो कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन है, क्योंकि जो एम्प्लॉई होता है वही एक ऐसा बंदा है जिसको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो अब एम्प्लॉई है क्या? सो एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ अ फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। मतलब जो भी यहाँ पे वेजेस के लिए काम कर रहा है वो उसी में आएगा। अब कौन है? तो हु इज डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑन एनी वर्क ऑफ इंसिडेंशियल प्रीलिमिनरी और टू कनेक्टेड विद और द वर्क ऑफ द फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट वेदर सच वर्क इज डन बाय द एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री। मतलब जो डायरेक्टली उस एम्प्लॉयर के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, जो कि कोई भी अपना काम यहाँ पे कर रहा है जो कि एम्प्लॉयमेंट का हो, मतलब डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर, और वो जो काम यहाँ पे कर रहा है वो सभी तरीक़ों से उस एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। Who is employed by or through an immediate employer on the premises of the factory or establishment under the supervision of the principal employer or his agent on work which is ordinarily part of the work of the factory। मतलब या तो उसने खुद एम्प्लॉय किया हो या फिर बाहर से किसी आदमी को, अगर बाहर किसी आदमी के थ्रू उसने एम्प्लॉय करवाया हो तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। Whose services are temporarily lent or let on hire to the principal employer by the person with whom the person whose services are so lent or lent on hire has entered into contract of service and includes any person employed for wages on any work connected with the administration of the factory। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर कोई आदमी यहाँ पे काम कर रहा है तो वो भी इसके अंदर में आ जाएगा। बट कौन नहीं आएगा? तो इंडियन नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्सेज एंड एनी पर्सन सो एम्प्लॉयड हुज वेजेस एंड एक्सीड सच वेजेस। हाँ, और जो आदमी, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि 21,000 और 25,000 था, उससे अगर किसी का वेज ये कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में यहाँ पे वो एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा। मतलब इस एक्ट के लिए वो एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा। Provided that an employee whose wages exceed such wages as may be prescribed by the central government at the beginning of the contribution period shall continue to be an employee until the end of that period। अब मान के चलो कि बेसिकली मतलब बेसिकली मैं जब काम कर रहा था तो उसी टाइम, मतलब जो है यहाँ पे पहले जो, अब मान के चलो मैं काम कर रहा था तो मेरा सैलरी जो था वो 25,000 था, और सरकार ने यहाँ पे बोला कि 25,000, मतलब पहले था कि 25,000 तक मेरा अगर सैलरी है तो मुझे ESI के तहत बेनिफिट मिलता था। अब सरकार ने अचानक से 25,000 का जो लिमिट है उसको घटा करके 22,000 कर दिया। तो क्योंकि अगर वो मेरे वेज पीरियड के बीच में किया जा रहा है, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यहाँ पे जो मेरा ये है, क्या बोलते हैं, जो मतलब ये जो मेरा ESI है वो अभी भी वैलिड होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई विल नॉट बी लाइक कि हाँ तुम ये हो जाओ, मतलब तुमको अब ESI नहीं मिलेगा। अगर मैं काम कर रहा हूँ उसी बीच में अगर मेरा यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है तो वो इसमें अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद है डिसेबलमेंट। So the expression disablement means loss of capacity to work or to move which reduces the, मतलब डिसेबलमेंट तो जानते ही हैं कि यहाँ पे काम ना कर पाने का जो सिचुएशन होता है उसी को हम लोग डिसेबलमेंट कहते हैं। अभी जो डिसेबलमेंट होता है वो 2 तरीक़ों का हो सकता है, एक होता है पार्शियल डिसेबलमेंट और एक होता है परमानेंट, एक होता है पार्शियल और एक होता है टोटल, ठीक है। अब इसमें भी 2 तरीका है, एक होता है जो कि एक डिसेबलमेंट होता है जो कि पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है और एक जो कि कुछ पार्ट को यहाँ पे अफेक्ट करता है। अब ये जो अफेक्ट है ये या तो टेम्पोरेरी हो सकता है या फिर ये परमानेंट हो सकता है। सो परमानेंट डिसेबलमेंट मीन्स डिसेबलमेंट अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सीडेंट, इट लास्ट फॉरएवर। फॉर एग्जांपल परमानेंट इन नेचर, इट इज सब डिवाइडेड अंडर द 2 फॉलोइंग हेड्स। मतलब एक ऐसा डिसेबलमेंट जो कि पूरा ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा,
अब ये दो तरीके का हो सकता है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, मतलब मेरा हाथ कट गया, अब ये जीवन भर के लिए कटा हुआ रहेगा। इट मीन्स सच डिसेबलमेंट ऑफ अ परमानेंट नेचर एज रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉई इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही वॉज केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन द डिसेबलमेंट। मतलब परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब ऐसा डिसेबलमेंट होता है जो कि उसे हमेशा के लिए ही उसका वो काम को रोक देता है, ठीक है। Provided that every injury specified in part 2 of the schedule to the act shall be deemed to be resulted in permanent partial disablement। मतलब शेड्यूल 2 का जो पार्ट 2 है इसमें जो भी यहाँ पे इंजुरी के बारे में बात किया गया है वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट ही यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो परमानेंट टोटल का मतलब मेरा पूरा ही शरीर अब यहाँ पे कभी भी काम नहीं कर पाएगा। इट मीन्स सच डिसेबलमेंट ऑफ अ परमानेंट नेचर as incapacitates an employee for all work which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disablement। मतलब एक ऐसा काम जो कि मतलब एक ऐसा इंजुरी जो कि मुझे वो सारा काम यहाँ पे नहीं करने देगा जो कि मैं मतलब पहले यहाँ पे कर पा रहा था। सो प्रोवाइडेड दैट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट शैल बी डीम्ड टू रिजल्ट फ्रॉम एवरी इंजुरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। मतलब सेकेंड शेड्यूल का जो पार्ट 1 है उसमें जितने भी होते हैं वो सारे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के दायरे में आते हैं। फ्रॉम एनी कम्बिनेशन ऑफ इंजुरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 देयर, और पार्ट 2 में जो इंजुरीज दिए गए हैं वो तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, बट बहुत जगह ऐसा होता है कि दो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मिल करके एक परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट जो है वो यहाँ पे बना देते हैं। मतलब यहाँ पे पूरा शरीर ही जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और टेम्पोररी डिसेबलमेंट का मतलब एक ऐसा डिसेबलमेंट जो कि कुछ टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए होता है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह उसे यहाँ पे दी जाए तो वो पहले जैसा यहाँ पे काम कर पाता है। अब इसमें जो है टेम्प्रेरी टोटल डिसेबलमेंट होता है, मतलब टेम्प्रेरी पीरियड के लिए हो सकता है कि मेरा पूरा ही बॉडी यहाँ पे काम करना बंद कर दे, या फिर टेम्प्रेरी पार्शियल डिसेबलमेंट जिसके तहत मेरा कुछ बॉडी पार्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है बट मैं फिर भी बाकी का जो काम है वो यहाँ पे ये कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो खैर ये मतलब ये आएगा तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे जब भी आया है तो इवन ईयर में ही यहाँ पे है, बट इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है।